वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है जानी? वालेकुम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं कैमरा असल में सेट करता था, वो असल में सही नहीं हुआ था। तो स्टिल अब शुरू करते हैं, आ जाए। अच्छा भाई, ये सवाल है आपका। रिक्वायरमेंट पहले रीड करें, सही है जी। फॉर ईच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज 1 to 3 आउटलाइन अबव। सही है जी। वो बोल रहा है पहले कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब समझ आता है जानी? जल्दी बताओ। हाँ भाई, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब समझ आता है? सर इम्पैक्ट की बात कर रहा है ना? इम्पैक्ट की बात कर रहा है। ओके, वेरी गुड। और बोल रहा है रिकमेंडेशंस दें। अच्छा, कुल मिला के इसके नंबर रखे हैं 10। सही है। और फिर सवाल की नौयत देखें कैसी है। वो बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज 1 to 3 में जो बताई गई हैं, वो बोल रहा है कि भाई आप बताएं कि इसमें कौन से एरिया में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क आ सकता है। ऐसा ही है। और फिर बोलता है लिस्ट करें ऑडिट एविडेंस the audit team should have included in the audit file to address each risk of material misstatement। यानी वो बोल रहा है कि भाई बताएं कि ऑडिट टीम कौन से ऑडिट एविडेंस लेंगी, यानी क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सबूत इकट्ठा करेगी जो कि उसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लगाना होगा। सेट है। तो सर पहले तो आप मुझे ये 10 नंबर अचीव करके दिखाएं। सही है जी। क्या आपने डेफिशिएंसी के इम्पैक्ट बताने, और सर उसके बाद आपने रिकमेंडेशंस बतानी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छे से ड्राफ्ट कीजिएगा, अच्छे से ड्राफ्ट कीजिएगा। तो मुझे बताएं आप। अच्छा जी, अब्दुल गाफिर ने लिखा है। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पर। अच्छा भाई, अब्दुल गाफिर लिखते हैं विल लीड टू इनकरेक्ट बैलेंसेस और डिस्क्रिपेंसीज इन ट्रांजैक्शन कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड कैश शॉर्टफॉल, बाउंस चेक एंड एक्सेस ओवरड्राफ्ट फीस इफ एनी। वेरी गुड यार, वेरी वेल ड्राफ्टेड। बट व्हाट अबाउट रिकमेंडेशंस? सही लिखा है तुमने अब्दुल, गुड। हाँ जी, बाकी बच्चे। Measure as bank reconciliation not been performed since September, so it can lead to unauthorized withdrawal of bank errors। चलो, ये भी सही है। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनती तो आराम से फ्रॉड हो सकता है? इस बात को मानते हो आप लोग? जब बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनती तो आराम से फ्रॉड हो सकता है ना। वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। वैसे तो बैंक रिकंसिलिएशन में पकड़ा जाएगा ना। ऐसा है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जब बैंक रिकंसिलिएशंस नहीं बन रही तो आपको ये नहीं लगता कि अगर लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी बैंक बुक ज्यादा आ रही है। एग्जांपल, मेरी बात को फोकस होकर समझिएगा सब बच्चे हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज बहुत हैं। आपकी बैंक बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। सही जी, आपकी बैंक बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। अच्छा, बैंक बुक का बैलेंस आपका ज्यादा आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई आपने जैसे जैसे आपने एंट्री पार की, वो पर आपके पास क्या ऐसा हो सकता है, प्लीज सुनिएगा। आपकी बैंक बुक का बैलेंस ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने चेक रिसीव करते ही एंट्री मार दी है। और हो सकता है वो बैंक में क्लियर अभी तक ना हुआ हो। पहले बताओ, ये बात समझ आती है? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई आपने चेक रिसीव किया, आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई सही है, मुझे जिससे रिसीव करने थे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और बैंक डेबिट, ऐसा ही है।
तो मैंने तो अपने पास चेक को रिसीव करते हुए, हालांकि मेरे फंड्स अभी रियलाइज नहीं हुए हैं, वो चेक की फॉर्म में है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि मैं पेमेंट करने के लिए एक्चुअल कैश बैलेंस की जगह अपना बैंक बुक का बैलेंस देख रहा हूं, जबकि असल में बैंक में इतना पैसा हो ही नहीं मेरे पास? तो क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाए? भाई देखो ना, सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ मुझे चेक मिले जा रहे हैं, मैं डेबिट किए जा रहा हूँ, मैं डेबिट किए जा रहा हूँ। पर जब मैं डेबिट किए जा रहा हूँ तो बच्चों इसका मतलब ये है कि मैं अपने बैंक बुक बढ़ाए जा रहा हूँ, पर असल में तो कैश आया ही नहीं, वो बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मैं बैंक ओवरड्राफ्ट में चला जाऊं, क्योंकि मुझे तो हकीकत का पता ही नहीं होगा? ऐसा है। अच्छा, दूसरी चीज ये वाइस वर्सा देखते हैं। भाई आपने कुछ पेमेंट्स की हुई हैं और वो चेक्स अब तक अनप्रेजेंटेड हैं, तो आपके पास तो कैश अवेलेबल है ना, आप तो उसको इन्वेस्ट कर लेते। आप 2 दिन इन्वेस्ट करके 2 दिन का इंटरेस्ट खाते। क्या आपने वो भी फॉरगो किया होगा? क्योंकि आप तो पेमेंट करते ही, चेक बनाते ही एंट्री बना देते ना, अकाउंट्स पेबल, डेबिट, बैंक क्रेडिट, जबकि बैंक से निकला ही नहीं। आपको बैंक को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, भाई 2 दिन जब तक पैसा कोई लेने नहीं आता तब तक आप इसको इन्वेस्ट करो मेरा। तो आपने वो एक अपॉर्चुनिटी गवा दी गेन कमाने की। यानी ये बात समझ आती है? तो सर, अगर मैं यहां पे आपको ये बताऊं कि इसका जो सजेस्टेड सोल्यूशन है, हाँ जी, जो इसका सजेस्टेड सोल्यूशन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, ये देखें, the balance on the cash book is unlikely to be the same as the balance on the bank statement, and management will be unaware of the true cash balance। पहले बताओ, ये बात क्लियर है कि वो तो अनअवेयर होंगे कि असल में क्या कहानी चल रही है। अब्दुल जाफर कह रहे हैं कि सर इसमें ये लिख सकते हैं कि पेबल बैलेंस में स्टिल बी देयर एट द ईयर एंड पेमेंट्स हैव बीन डन बट रिमेन अनरिकॉर्डेड। नहीं, ये नहीं लिख सकते। देखो, हमने तो पेमेंट करी होगी तो रिकॉर्ड कर ली होगी ना जानी। हाँ, ओल्ड, ये इस हवाले से कह सकते हो कि हो सकता है कि भाई हमारी बैंक से जा चुकी है और हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो जानी, वेरी वेल देन, और अच्छा सोचा। हाँ देखो, अब मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल ना होने, अच्छा कंट्रोल किस पे लगाया जाता है सारे बच्चों बताओ, मिशेल आप भी बताओ, कंट्रोल किस पे लगाया जाता है जहां पे रिस्क हो? ऐसा ही है। कंट्रोल किस पे लगाया जाता है? जहां पे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लगाया जाता है ना। तो अगर वो कंट्रोल नहीं है तो मतलब वहां पे कुछ रिस्क अराइज होंगे, वही तो लिखना है कॉन्सिक्वेंसेज में। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने पूरा ऑडिट पढ़ा मुझसे, हम क्या इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देते हैं या हम सिर्फ 2 4 विद गवर्नेंस को बताते हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताओ, जब हम बच्चों 2 4 विद गवर्नेंस को बताएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ उनको वीकनेस बताएंगे या उसका इम्पैक्ट भी बताएंगे कि ये हो सकता है? बोथ। क्योंकि विदाउट इम्पैक्ट तो कोई फायदा नहीं है। तो इम्पैक्ट इज ऑल अबाउट रिस्क, इससे हो क्या सकता है। सही है। अच्छा, अब ये देखो, देयर विल बी एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो इफ कैश सरप्लसेस आर नॉट री इन्वेस्टेड। पहले बताओ, ये बात समझ आती है कैश सरप्लस वाली? ऐसा है। और ये वाली बात, कंपनी ओवर स्पेंड्स गोज इनटू ओवरड्राफ्ट एंड इनकर इंटरेस्ट कॉस्ट। पता ही नहीं होगा कि भाई पैसा है ही नहीं और हमने वहां से पेमेंट कर दी। अच्छा भाई, फ्रॉड और एरर जो है वो पकड़ में नहीं आएंगे वो। अब रिकमेंडेशंस क्या है? अब रिकमेंडेशंस क्या है सर, देखिएगा। सर रिकमेंडेशंस ये हैं कि भाई हम सिंपल ये कहेंगे कि आप सारे अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन बनवाएं और उस एम्प्लॉय से बनाएं जो कि कैश की रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। मैं ये क्यों मना कर रहा हूँ कि कैश की रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो? हाँ जी, मैं क्यों मना कर रहा हूँ कैश की रिकॉर्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो? जल्दी बताओ। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की वजह से, वरना तो जो रिकॉर्ड कर रहा है वही अगर रिकंसिलिएशन बनाएगा वो तो छुपा देगा उसको, वो तो बिठा देगा उसको। क्लियर है। खैर आगे, रिकंसाइलिंग आइटम शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। रिकंसाइलिंग आइटम पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
रिव्यू ऑफ द रिकंसिलिएशन शुड बी परफॉर्म, यानी कोई एक बंदा हो जो रिव्यू करे, ऐसे नहीं कि अल्लाह वास्ते उसको छोड़ दिया हो। और एम्प्लॉय शुड बी रिमाइंडेड ऑफ दिस पॉलिसी, और एम्प्लॉय को बताया जाए कि भाई ये आपने करना है, ये आपने करना है, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। पहले तो बात क्लियर जानी। अच्छा, अब जरा इधर देख के बताओ, ये दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि ट्रू परचेज लेजर क्लर्क is responsible for placing orders with supplier, posting invoices to the purchase ledger and making payment to supplier। क्या मसला है यहाँ पर? हाँ जी, क्या मसला है यहाँ पर? ऑर्डर भी वो कर रहा है, पोस्ट भी वो कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। पर इस देखो, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये तो वीकनेस हो गई ना कि देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, पर इसका इम्पैक्ट तो लिखना पड़ेगा ना आपको। सोचें, दिमाग लगाएं कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सही है जी? 6-7 मिनट में लिख लोगे? 6-7 मिनट में लिख लोगे? ओके गुड, लिखें, सोच के लिखें अच्छे से। अच्छा जी, तो मिशेल ने लिखा है प्लेसिंग ऑर्डर्स, पोस्टिंग इनवॉइसेस। अरे मैं रीड क्यों कर रहा हूँ, बच्चे भी तो देखेंगे। अच्छा जी, हमने कहा कि ये है मिशेल का आंसर। हाँ भाई, प्लेसिंग ऑर्डर, पोस्टिंग इनवॉइसेस टू परचेज लेजर, मेकिंग पेमेंट डन बाय सिंगल एम्प्लॉय, सो देयर एग्जिस्ट लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ड्यू टू विच देयर एग्जिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड ऑल्सो। वेरी गुड, चलो ये अच्छी बात बोली। ऑल्सो देयर अ रिस्क दैट इन्वेंट्री माइट बी परचेज एट रेट हायर देन द मार्केट रेट। सही जी, पर्सनल बेनिफिट के लिए। फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एरर, नो वन अपॉइंटेड टू रिव्यू इज वर्क। अच्छा, क्या ये हम कह सकते हैं मिशेल कि वो पेमेंट्स कर देगा उन गुड्स के लिए जो उसने परचेज भी नहीं की हो? क्या कहते हो, मानते हो इस बात को? पेमेंट्स में बी मेड फॉर द गुड्स नॉट एक्चुअली परचेज्ड। अच्छा जी, गौतम लिखते हैं परचेज लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड पोस्टिंग लेजर्स। सही है। फेक परचेज, ही में रिकॉर्ड इन अनऑथराइज्ड परचेजेस, ही में नॉट प्लेस ऑर्डर्स प्रॉपर्ली बाय टेकिंग बिड फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स। वेरी गुड यार। ही में मेक अनऑथराइज्ड पेमेंट्स व्हिच रिजल्ट इन लॉस फॉर द कंपनी। अच्छा, रिकमेंडेशन दी है गौतम ने, there should be a proper segregation of duties. Person placing order must be different from person recording and making payment. Purchase order shall be placed after authorization from the head of purchases, invoice shall be। वेरी गुड या गौतम, बेहतरीन। यानी मतलब अब आप लोग फाइन ट्यून हो गए हो, आपको समझ आ गया कि गेम क्या है। पहले बताओ, ये क्लियर है कि मसला क्या था इसमें, कि भाई वो बंदा यार सब कुछ खुद कर रहा है। रिस्क दैट गुड्स में बी टेकन फॉर ओन पर्सनल यूज, बिल्कुल हो सकता है। हाँ भाई, क्या ये हो सकता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाए गुड्स, अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवा ले? कौन हिसाब किताब रख रहा है? हाँ जी, कौन हिसाब किताब रख रहा है? चलें जी, अब सर इसका मैं आपको दिखाता हूं सजेस्टेड सोल्यूशन। ये आ गया सर हमारे पास। अच्छा भाई, कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमने सबसे पहले लिखा सर, परचेज लेजर क्लर्क कुड परचेज गुड्स फॉर ओन यूज, फेवर सप्लायर्स फ्रॉम देयर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसा ही है भाई, ये किसने लिखा था कि वो महंगे गुड्स खरीदेगा अपने? ये उसमें कवर हो जाता है, ऐसा है। अच्छा भाई, डुप्लीकेट इनवॉइसेज जो आएंगे,
बेस्ट डील्स नहीं मिलेंगी, डिस्काउंटेड पे मिलनी चाहिए, एरर्स नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा भाई सर, रिकमेंडेशन यानी सर तकरीबन समवॉट आपने वो पॉइंट्स टच किए हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्डरिंग पेमेंट एंड पोस्टिंग टू द परचेज लेजर शुड बी गिवन टू डिफरेंट एम्प्लॉइज। सीनियर एम्प्लॉय शुड ऑथराइज द परचेज एंड पेमेंट, ये लिखा था इसने। और इनवॉइसेस शुड बी रिव्यूड बाय सीनियर एम्प्लॉय टू इंश्योर पेमेंट्स आर ऑफ द करेक्ट अमाउंट। ऐसा है भाई। ये जो भी मिसिंग कंट्रोल्स थे ये उसकी रिकमेंडेशन है, जो भी मिसिंग कंट्रोल्स थे ये उसकी जानी क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। ऐसा है। अब सर आप लोग ऑल टुगेदर जल्दी से तीसरे पे आ जाएं, जल्दी से तीसरे पे आ जाएं। अच्छा जी। तो अब्दुल नाफिर लिखते हैं रिस्क ऑफ मोर बैड डेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल लीडिंग टू लिक्विडिटी इश्यूज, इंक्रीजिंग प्रोविजन। देखो बैड डेट्स जब आप लिख देते हो ना तो फिर आपको इंक्रीज इन प्रोविजन अलग से नहीं। इसरा कह रही है देयर इज नो पॉलिसी ऑफ एजेंट व्हिच में बी रिस्क ऑफ सेल्स में बी मेड टू द कस्टमर बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू पे, व्हिच इंक्रीजेस बैड डेट्स। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास लेट से कोई एजिंग नहीं बनती, तो आप अपने आप को ना उस सिचुएशन में डाल के देखो, एजिंग नहीं मिलती, तो क्या मैं अपने जिनकी इनवॉइसेस ड्यू हो चुकी हैं क्या मैं उनको फॉलो अप कर पाऊंगा? जल्दी बताओ। इनवॉइसेस ड्यू वालों को फॉलो अप कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इनवॉइसेस ड्यू वालों को जब फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा तो दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बैड डेट एक्सपेंस। ऐसा ही है। क्या आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकते हैं? क्या आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकते हैं? यस सर, कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब आपको पता ही नहीं है कि एक बंदा की जो अमाउंट है वो कब ड्यू हो रही है, कब उससे पैसे लेने हैं, तो आप आगे सप्लायर को नहीं दे पाओगे। ऐसा है। गौतम लिखते हैं एज रिसीवेबल्स एजिंग इज नॉट रिव्यूड इट में रिजल्ट इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल एंड अप्रोप्रिएट प्रोविजन में नॉट बी बुक्ड। अच्छा क्या, अच्छा अगर एजिंग रिव्यू नहीं होती, क्या ये फ्रॉड हो सकता है कि जो बंदा एजिंग बना रहा है वो बोले यार रिव्यू तो होती नहीं है, तू एक काम कर मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं तेरा वहां से बैलेंस उड़ा देता हूँ। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा जी, कस्टमर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस में गोन बैंक करप देयर बैलेंस में नॉट बी रिटर्न ऑफ। ओके जी। रिकमेंडेशन है देयर शुड बी प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एजिंग ऑफ डेटर, फॉलो अप shall be carried on if they do not make payment, or no further sales shall be made to customers whose balance are already pending। ओके तो सर अब अगर हम इसके सजेस्टेड सोल्यूशन को देखें, तो सर इसके सजेस्टेड सोल्यूशन के अंदर हमारे पास आ रहा है ये। अच्छा भाई, कॉन्सिक्वेंसेस। पहला, देयर इज अ रिस्क ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड कैश फ्लोस। हाँ भाई, बिकॉज ओवर ड्यू अमाउंट्स में गो अनडिटेक्टेड एंड नॉट बी चेज्ड अप। ऐसा ही है। दूसरा आता है सर, ओल्डर डेट्स आर मोर डिफिकल्ट टू कलेक्ट, प्रूफ में कंटिन्यू टू मेक सेल्स टू द कस्टमर्स हु आर नॉट क्रेडिट वर्दी। है क्या हमने ये जानी, ये अपनी बेसिक क्लासेस में किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव था, याद करो, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कि यार इस कंट्रोल का लगाने का मकसद ये है कि सेल्स उस बंदे को हो जाए जिसकी औकात ही नहीं है पे करने की। वो बोल रहा भाई इंप्लीमेंट करें पॉलिसी। अब रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करें पॉलिसी विच रिक्वायर्स अ वीकली रिव्यू ऑफ द एजेड रिसीवेबल बाय इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ द सेल्स लेजर क्लर्क। अच्छा, अगर मैं सेल्स लेजर क्लर्क कोई रिव्यू पे लगा दूंगा तो क्या मसला है जानी? सेल्स लेजर क्लर्क कोई रिव्यू पे लगा दूंगा तो क्या मसला है? और देखो ये सारी बातें यार, देयर इज नथिंग जो हमने नहीं पढ़ी हो क्लास में, कि सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना कि भाई इस बंदे को सेल नहीं करनी है क्योंकि क्रेडिट लिमिट सेट हो चुकी होगी, अब उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना आप। बात क्लियर है?
तो अगर आप मुझे बताएं ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड, मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो आप कितना परसेंट अचीव करने में कामयाब हुए? 7, वेरी गुड यार। 6, 7, 6, दिस इज अ गुड नंबर, दिस इज अ गुड नंबर, दिस इज अ वेरी गुड नंबर। बेहतरीन। अच्छा, अब इसके इसके जो बाकी के दो है ना, बाकी के दो हैं, यानी बाकी की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप कंप्लीट करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज रहा हूँ अभी ग्रुप पे। सही है? यानी इंटरनल कंट्रोल पे एक फर्म ग्रिप है मेरी। ऐसा है। क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों सेंड करता हूँ आपको। सही है? चलो, ओके ओके। मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।